हेलो बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें। चेक दैट द रेशो, ये रेशो देखो बच्चों हमें गिवन है, इस डायमेंशन लेस। हमें यही पता करना है कि ये जो रेशो हमें गिवन है ये डायमेंशन लेस है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात ये रेशो आया कहाँ से। ठीक है, इसे पता करते हैं कि रेशो आया कहाँ से। देखो बच्चों यहाँ पे एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एम पी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है। तो ऐसे करते हैं, पहले पता करते हैं कि ये रेशो आया कहाँ से। तो देखो बच्चों मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, और एक ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, और ये जो है आर डिस्टेंस दूर है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनमें चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है उनके पास? इसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, और इसके पास भी उतना ही चार्ज होगा। दूसरी बात, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाते हैं क्योंकि इनके पास मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है और प्रोटॉन का भी मास होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो हमने कुलम्स लॉ में पढ़ा था। तो यहाँ पे बच्चों दोनों का चार्ज क्या है? सेम है। जितना इसके पास चार्ज है उतना इसके पास चार्ज है। तो चलो मैंने उसे E इंटू ई बोल दिया। ठीक है, 1/4πε0, इनमें जो भी चार्ज होगा उसका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इतना सब बच्चों को पता है। तो फाइनली बच्चों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 1/4πε0 आपका कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट को हमने के से डिनोट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे के आ रखा है ना, के ई इंटू ई क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा रहे होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है आपकी। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा था आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो बच्चों ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब ऐसे करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसका हम रेशो निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन ये जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें ये मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो होता है वो कितना होता है? के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखो ये के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप समझ गए होंगे बच्चों ये इन दोनों का रेशियो है। ये जो वैल्यू है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रेशियो होता है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो डायमेंशन लेस है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका सिर्फ यूनिट कैलकुलेट करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट ऑफ के ई स्क्वायर, ये जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका यूनिट, रुको बच्चों थोड़ा मैं इसे डिवीजन में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर लिख देता हूं, मतलब ऐसे, ये जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो बच्चों ये तो क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। देखो बता देता हूं, देखो जैसे ये के है, इसका अगर आपको एसआई यूनिट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू आर स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय ई का स्क्वायर। तो बच्चों फोर्स को तो न्यूटन में मेजर करते हैं, आर को मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, और इसको कूलम में मेजर करते हैं, कूलम का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने इसका एसआई यूनिट लिखा है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, तो ये कूलम का स्क्वायर भी आएगा। और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो आप, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये के जी इंटू के जी या डिवाइड में आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये पर के जी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यूनिट निकालना तो आता ही होगा ना, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका के जी, अब मास ऑफ प्रोटॉन भी के जी, तो के जी इंटू के जी भी के जी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, मीटर स्क्वायर भी कटेगा, न्यूटन से न्यूटन भी कटेगा, कितना आया? ये 1 आ गया। तो ये 1 का मतलब क्या बच्चों? इसका कोई यूनिट ही नहीं आ रहा है, ये यूनिट लेस है। तो यूनिट लेस का मतलब ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये क्या आपका डायमेंशन लेस है। तो लिख सकते हो आप द गिवन रेशियो इज डायमेंशन लेस, ये आपका डायमेंशन लेस है। दूसरा हमें बच्चों इसकी वैल्यू भी निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो हमें यहाँ वैल्यू लिखनी है। तो के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय जी कितना होता है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27। देखो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आती है 2.29 इंटू 10 की पावर 39 ही आती है। तो बच्चों ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू हमें क्या बता रही है, ये कह रहा है ना व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये बताना है कि ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखो ये जो वैल्यू थी ना बच्चों के स्क्वायर, ये जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये जो वैल्यू है ये किसका रेशियो है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रेशियो है। देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करके ही तो ये मुझे मिला था, तो ये इसी का ही रेशियो है। इसका मतलब ये बच्चों जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना वो बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यस, इसका मतलब ये भी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।